नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को दोस्तों आप लोग अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। आइए आज की क्लास वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों, बताने कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र यानी कि दोस्तों क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, बताने कि गुणसूत्र क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे केंद्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, केंद्र में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों, बताने कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यह भी आवश्यक है। क्लोरोफिल, बिल्कुल यह भी आवश्यक है। और सूर्य का प्रकाश, यह भी आवश्यक है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपर्युक्त में सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आप लोग याद रखेंगे उपर्युक्त में सभी आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन झूठ पकड़ने से संबंधित है? दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सी मशीन को झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, झूठ पकड़ने से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे पॉलीग्राफ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है, झूठ को पकड़ने से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे पॉलीग्राफ मशीन का नाम है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, जिसे दोस्तों आम भाषा में लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव में मतपत्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? दोस्तों, बताने कि चुनाव में मतपत्रों का प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन सा है, सर्वप्रथम किस देश में मतपत्र का प्रयोग हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चुनाव में मतपत्रों का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम कौन सा देश है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? दोस्तों, बताने कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों एक और पॉइंट बता दें कि पंचायती राज शुरू करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू किया गया था। और दोस्तों पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? दोस्तों, बताने कि शाहनामा जो कि एक आत्मकथा है, बताने कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे फिरदौसी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे फिरदौसी। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, बताने कि मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार द्वारा दोस्तों मधु बाबू पेंशन योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दोस्तों यह पेंशन योजना को शुरू किया गया है। आप लोग याद रखेंगे ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए ओडिशा राज्य से संबंधित है मधु बाबू पेंशन योजना। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? दोस्तों, बतानी है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती इनके मुख्य शिष्य कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के जो मुख्य शिष्य थे कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों बताने कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आप लोग याद रखेंगे इसका दोस्तों सही उत्तर होगा सटन एवं बोमेरी। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, सटन एवं बोमेरी ने दोस्तों वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे सटन एवं बोमेरी। चलिए इस प्रश्न पे आप सभी को दोस्तों कुछ पॉइंट्स भी बता देते हैं जिससे आप लोग नोट कर लेंगे। 1902 ईस्वी में दोस्तों वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोमेरी, आप लोग पूरा नाम याद रखेंगे, वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोमेरी ने दोस्तों 1902 ईस्वी में वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए थे। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी सटन एवं बोमेरी। पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे, वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों बताने हैं कि भारत में पहली बार स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 2014। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 2014 में दोस्तों। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी से भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों बताने है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों श्रीलंका में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका में। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? दोस्तों बतानी है कि गुरुमुखी लिपि जो कि दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि है, बतानी है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे गुरु अंगद देव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। गुरु अंगद देव जो कि दोस्तों दूसरे गुरु थे, आप लोग याद रखेंगे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, और दोस्तों इन्हीं के द्वारा गुरुमुखी लिपि की दोस्तों क्या की गई थी, विकसित की गई थी इन्हीं के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राफेल है, बतानिए दोस्तों कि राफेल क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। राफेल क्या है, तो एक लड़ाकू विमान। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों बताने है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे जीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे जीन होती है दोस्तों। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? दोस्तों बताने है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों बतानी है कि गिलास में पानी पर अगर बर्फ तैर रहा है और वही बर्फ अगर पिघल जाए तो पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों आयतन जो है अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आयतन जो है क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि दोस्तों आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बर्फ के पिघलने पर भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में
स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? दोस्तों बताने कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किन्हें माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट उपन्यासकार किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि तीन ओर से जो सागरों से घिरे हुए भूभाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रायद्वीप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुराई योद्धा किस देश से संबंधित है? दोस्तों बताने कि समुराई योद्धा किस देश के होते हैं, किस देश से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे जापान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। समुराई योद्धा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों जापान से। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस देश में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बताने हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है। आप लोग याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है। बताने कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे एक सींग वाले गेंडे के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे एक सींग वाले गेंडे के लिए। ऑप्शन बी। किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं? दोस्तों बताने कि लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? दोस्तों बताने हैं कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किसके पास सबसे ज्यादा है? तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका के पास है। तकरीबन दोस्तों 95 न्यूक्लियर रिएक्टर है अमेरिका के पास। आप लोग याद रखेंगे कितने हैं? 95 प्लस हैं दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर वाला देश है कौन? अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों इस प्रश्न में कुछ पॉइंट्स भी हैं आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। कहाँ? लंदन में। तो बतानी है कि किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। कहाँ पे? तो लंदन में। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दंत रोग विशेषज्ञ यानी कि दोस्तों डेंटिस्ट बतानी है कि दांतों के उपचार हेतु बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। बतानी है कि दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार हेतु बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे
अवतल दर्पण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। दंत रोग विशेषज्ञ दोस्तों दांतों के उपचार हेतु बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि अवतल दर्पण का और कहां कहां प्रयोग किया जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2020 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? दोस्तों बात हो रही है 2020 की। बतानी है कि 2020 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो आप लोग याद रखेंगे मॉरिशस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 2020 ईस्वी में दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी वो देश है मॉरिशस, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह कहां स्थित है? दोस्तों बतानी है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह कहां स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के दोस्तों अजमेर में, आप लोग याद रखेंगे राजस्थान के अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह स्थित है। आप लोग याद रखेंगे राज्य है राजस्थान, राजस्थान के अजमेर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने दोस्तों एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।